हेलो डियर माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज गणतंत्र दिवस था। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्यारे बच्चों। और आज हम लोग पुनः क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जीवों के जनन से संबंधित क्लास को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में कम से कम 10 से 15 नंबर आता है। तो आज हम लोग जीवों के जनन का थ्योरी क्लास करेंगे, उसके बाद इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्लास भी देखेंगे, परंतु आज थ्योरी करेंगे प्यारे बच्चों। तो जाना कहीं नहीं है, बस समय का इंतजार करना था और समय आप इंतजार करते भी है हमारा। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग जीवों के जनन के बारे में। जीवों के जनन के बारे में श्री गणेश करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, गणेश जी का आशीर्वाद लेकर के। चलिए, जिस तरह से आपको यहाँ पे फिगर में दर्शाया हुआ है बच्चों कि मानव का नर जनन तंत्र का चित्र त्रिभुज और चतुर्भुज की सहायता से बहुत आसानी से सीखे। मतलब ये जो फिगर बना हुआ है उटपटांग, इस फिगर को बढ़िया से समझेंगे प्यारे बच्चों, और प्रत्येक चीज आपको बारीकी से समझाएगा। समझाएगा नहीं, समझाया जाएगा। और वो भी किसके द्वारा प्यारे बच्चों? हमारे द्वारा आपको समझाया जाएगा, किसी और के द्वारा नहीं। तो त्रिभुज और चतुर्भुज के माध्यम से हम लोग समझेंगे जीवों के जनन के बारे में। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब ये जो फिगर देख रहे हैं बच्चों, अंडवाहिका, गर्भाशय, फंडस, गर्भन गर्भाशय नली, ये जो है कि फिगर में विभिन्न प्रकार का आपको स्वचित्र दिख रहा है, ये सब के बारे में भी समझना है प्यारे बच्चों। तो घबराना नहीं है, ये संबंधित फिगर है मादा से, ठीक ना। तो ये सब भी डिटेल में आपको समझाएंगे, प्रत्येक पार्ट के बारे में प्यारे बच्चों समझाएंगे। घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। जीवों के जनन का थ्योरी जब कर लेंगे तो फिगर को समझने में बहुत ही आसान होगा प्यारे बच्चों। तो घबराना नहीं है। कौन सा योनि है, कौन ग्रीवा है, कौन अंडाशय है, ये सब के बारे में जानेंगे। अब ये देखिए, ये है नर का फिगर जो कि पुरुष से संबंधित है। अब ये उटपटांग चीज क्या है, ये आपको भी पता होगा, हमें भी पता है, अन्य सभी को पता है। अपने पे लेकर के अगर इसको पढ़ाई कीजिएगा बच्चों तो मजा आएगा पढ़ने में, तब समझ में आएगा। अब देखिए, मूत्राशय क्या है, रेताशय क्या है, अधिवृषण क्या है, वृषण क्या है, कहाँ पे शीशन होता है, ये सब के बारे में हम लोग प्यारे बच्चों बातें करेंगे। बस पहले थ्योरी थ्योरी कवर, उसके बाद फिगर पे बात करेंगे, क्योंकि एक क्लास में ये खत्म होने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। थ्योरी पहले कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग बच्चों। जनन जनन के बारे में समझेंगे बच्चों। जनन जनन वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हुआ जनन कहलाता है। मतलब क्या, अगर मनुष्य कैटेगरी में है तो शारीरिक संबंध हो करके मनुष्य का ही जन्म होगा प्यारे बच्चों। अगर कोई भी जीव जंतु है तो जिस प्रकार में वो रहेगा, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कुत्ता और कुत्ती है तो उसका शारीरिक संबंध होगा, तो बच्चा का जो जन्म होगा तो उसी में होगा, मतलब कुत्ता और कुत्ती में ही आकार का हो सकता है, ठीक ना। उसी तरह से शेर हुआ, बाघ हुआ, गधा हुआ, भैंस हुआ, अन्य, ये सब का जिस कैटेगरी में रहेगा उसी कैटेगरी में उसका जनन होगा, ठीक ना। तो अगर जनन जीवों का मुख्य लक्षण है जिसके द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। किसके क्या होती है बच्चों? जीवों में संख्या का क्या होता है? वृद्धि होता है, ठीक ना। चलिए, जीवों के अस्तित्व के लिए जनन जरूरी है। जीवों के अस्तित्व के लिए क्या जरूरी है बच्चों? जनन जरूरी है। ये मस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। जीवों के अस्तित्व के लिए जरूरी है जनन। जनन के द्वारा ही जीव अपनी जातियों का परिरक्षण करते हैं। जनन के द्वारा ही जो है कि जीव जातियों का परिरक्षण करते हैं। ये सब बात को याद रखना है। और दूसरी बात ये याद तो हमेशा रखिएगा बच्चों, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हुआ क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर का रहेगा प्यारे बच्चों। तो 2 नंबर के लिए से बस एक लाइन याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। जनन के प्रकार, जनन के प्रकार कुल कितने हैं? 2। जनन को 2 भागों में बांटा गया है, एक लैंगिक जनन और एक जो है कि अलैंगिक जनन। ये सब के बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले बताइए प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है या लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है? तो यहाँ पे ऑप्शन बनता है, अभी तक में जितना अभी हम देखे हुए हैं तो लगभग बच्चा बोलता है कि सर पहले लैंगिक जनन पढ़ाइए।
क्योंकि लैंगिक जनन उसको पढ़ने में बिल्कुल मन लगता है। तो मेरा कहना ये है प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन को पढ़ने से पहले आप अलैंगिक को पढ़ लीजिए। अलैंगिक जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो लैंगिक आपको बढ़िया से समझ में आता है। पहले एक लिंगी के बारे में पढ़ेंगे, तब द्विलिंगी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अलैंगिक के बारे में पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। कहीं जाना नहीं, बरकरार समय का इंतजार करना है और समय आपका बहुत नजदीक है। अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें अनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती है, क्योंकि इसमें युग्मकों का संलग्न नहीं होता है। इसमें युग्मकों का संलग्न नहीं होता। अलैंगिक जनन में प्यारे बच्चों युग्मकों का संलग्न नहीं होता, वह स्वयं पे ऊपर आश्रित रहता है। लैंगिक में एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है, बस इतना याद रखना है प्यारे बच्चों। इसमें जीवों का सिर्फ एक विशिष्ट भाग होता है। इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु कोई भाग नहीं लेता है, ना शुक्राणु रहता है ना अंडाणु रहता है। इन दोनों का कोई मतलब नहीं बनता। ये दोनों का मतलब कहाँ बनता है? लैंगिक में बनता है प्यारे बच्चों। फिलहाल अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अलैंगिक, ठीक ना। जीवों में अलैंगिक जनन निम्नलिखित कई विधियों से संपन्न होती है। अब कौन कौन सा विधि है प्यारे बच्चों? अलैंगिक जनन को चार भाग में बटा गया। कितने भागों में? चार। एक है आपका विखंडन, दूसरा है आपका मुकुलन, तीसरा है पूर्ण जनन, और चौथा आपका है बीजाणु जनन। क्या है? बीजाणु जनन है प्यारे बच्चों। तो ये चार पार्ट है और लैंगिक जनन को चार भागों में बटा गया। पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे विखंडन के बारे में। चलिए देखते हैं विखंडन के बारे में। विखंडन को भी दो भाग में बांटा गया बच्चों। पहला है द्विविखंडन और तीसरा है बहुखंडन, ठीक ना। विखंडन को दो भागों में बांटा गया, द्विविखंडन और बहुविखंडन। फिलहाल अभी विखंडन के बारे में चलिए बच्चों। विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं, जैसे अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम, एक कोशिकीय, शैवाल, युगलीना। ये सब किससे संबंधित है? विखंडन से प्यारे बच्चों। यहाँ पे मस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में आता है बच्चों, पूछेगा पैरामीशियम संबंधित है। बस ये इंपॉर्टेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामीशियम संबंधित है तो याद रखिएगा विखंडन से। पैरामीशियम संबंधित है किससे? विखंडन से। ये पॉइंट याद रखना है प्यारे बच्चों। विखंडन की विधियों से उत्पन्न वंशजों की को अनुनाज अनु अनुजात कहा जाता। क्या कहा जाता? अनुजात कहा जाता। विखंडन की विधियों से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? अनुजात कहते हैं। ये याद रखिएगा, अनुजात वर्ड, ठीक ना। विखंडन की क्रिया, विखंडन को दो भागों में बांटा गया, एक द्विविखंडन और दूसरा है बहुखंडन, ठीक ना। विखंडन को दो भागों में बांटा गया, द्विविखंडन और बहुखंडन। तो चलिए अब द्विखंडन के बारे में हम लोग जानते हैं। द्विखंडन के बारे में जानते हैं। चलिए अगला स्लाइड। दिल थाम के बैठना प्यारे बच्चों, समय नजदीक है। 400 प्लस नंबर की जरूरत है अगर आपको, तो सो समय प्रतिदिन आप क्लास का एंजॉय लीजिए और मन लगा के पढ़िए बच्चों। द्विखंडन, द्विखंडन कहते हैं किसको? पहले इसको चलते हैं। वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक विशिष्ट से खंडित होकर दो का निर्माण होता है उसे द्विखंडन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव, जैसे में क्या लिखा हुआ? जीवाणु। आप ये भी समझिएगा बच्चों, जीवाणु का ये अंग्रेजी नाम क्या है? बैक्टीरिया। एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना है, एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूजन को हटा देना है। बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु, जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया। ये दोनों एक ही वर्ड है। पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडो मोनास, युगलिना, ईस्ट, ये सब बात को याद रखना। इसमें से इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, पैरामीशियम और युगलिना, ये दोनों वर्ड याद रखिएगा। पूछेगा पैरामीशियम और युगलिना विखंडन के कौन से रूप से संबंधित है, तो याद रखिएगा द्विविखंडन से संबंधित है। या फिर डायरेक्ट ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा विकल्प द्विखंडन का उदाहरण है, तो याद रखना यहाँ पे पूरा जीवाणु, पैरामीशियम, अमीबा, क्लोमाइडो मोनास,
युगलिना ईस्ट, ये सब द्विविखंडन जनन की सबसे सामान्य विधि, ये सबसे सामान्य विधि है बच्चों। ये सब बात को याद रखना है। अब देखिए, इस विधि में कोशिका या संपूर्ण शरीर का दो बराबर भागों में विभाजन होता है। इस विधि में कोशिका या संपूर्ण शरीर का विभाजन कितने भागों में होता है बच्चों? तो दो भागों में होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बहुखंडन। क्या है बच्चों? बहुखंडन। बहुखंडन के बारे में चलिए समझते हैं। बहुखंडन में क्या है? वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक विशिष्ट खंडित होकर अनेक अनेक वैशिष्ट्यों की उत्पत्ति करता है, उसे बहुखंडन कहते हैं। देखिए, अगर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे याद रहेगा। खंडन के बारे में अभी जान गए, द्विखंडन में बताया गया दो, और बहुखंडन में अनेक, मतलब कि गिनती की संख्या से ज्यादा। तो अनेक का बात रहेगा तो ये कहलाएगा बहुखंडन। अब देखिए, बहुखंडन में बता दिए कि अनेक रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों अनेक, अनेक वर्ड रहेगा तो समझ जाएंगे बहुखंडन की बात हो रही है। कहना क्या चाह रहा है? वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक विशिष्ट खंडित होकर अनेक विशिष्टियों की उत्पत्ति करता है, उसे क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। मुकलन, मुकलन के बारे में प्यारे बच्चों समझेंगे। मुकलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्धन निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। क्या होता है? संपन्न होता है। अब देखिए, ईस्ट हुआ, हाइड्रा हुआ, स्पंज हुआ आदि, ये जनन मुकलन द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? जनन मुकलन द्वारा होता है। तो इसमें वर्ड ये याद रखिएगा, हाइड्रा। ये सब फिगर भी बताएंगे प्यारे बच्चों, हाइड्रा का सिंबल कैसा होता है, हाइड्रा जो जीव है किस प्रकार का देखने में लगता है, तो ये सब भी फिगर आपको बताएंगे, ठीक ना। हाइड्रा इस टाइप का होता है, तो इस सब के बारे में समझाएंगे। फिलहाल अभी आपको बार बार बोल रहे हैं, थ्योरी पहले देख लेंगे, उसके बाद फिगर की ओर प्रस्थान करेंगे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस विधि में जीवों के शरीर से एक उभार निकलता है जिसे क्या कहते हैं? मुकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकलन कहते हैं। पूर्ण जनन, इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर शरीर किसी कारण से दो या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तन हो जाता है, ठीक ना। तो इसको पूर्ण रूप से याद नहीं रखना है बच्चों, इसमें से एक वर्ड याद रखना है, स्पायरोगैरा, ये वर्ड को याद रखना है, और प्लेनेरिया, ये दो वर्ड को याद रखना। ये दोनों वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया संबंधित है किससे? तो पूर्ण जनन से संबंधित है। ये वर्ड को याद रखना है। चलिए चौथा है आपका बीजाणु जनन। निम्न श्रेणी के जीवों में बीजाणु जनन द्वारा बीजाणु बीजाणु धानियों में बनते हैं जो अंकुरित होकर नया पौधा बनते हैं, जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक आदि। ये सब जो है कि किससे संबंधित है? तो आपका बीजाणु जनन से संबंधित है। तो आपको बता दे बच्चों कि मुकलन से भी क्वेश्चन एक पूछता है, खंडन से भी एक क्वेश्चन पूछता है, आपका पूर्ण जनन से भी एक क्वेश्चन पूछता है। जो स्पायरोगैरा और प्लेनेरिया जितना गोला करके बताए वो सबसे क्वेश्चन पूछता है, उसमें से सबसे ज्यादा खास आपका स्पायरोगैरा और प्लेनेरिया, ये दोनों ये दोनों संबंधित है आपका पूर्ण जनन से बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पौधों में कायिक प्रवर्धन, पौधों में कायिक प्रवर्धन, इसके बारे में समझेंगे। और चैनल पे अगर आप नए हैं प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करते हैं आप लोग जो है कि गणतंत्र दिवस बहुत ही मजे में मनाए होंगे और पूरा एंजॉय किए होंगे प्यारे बच्चों। साथ ही साथ सरस्वती पूजा का भी एंजॉय किए होंगे। सारा एंजॉय हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज का एंजॉय करना है प्यारे बच्चों। वो और क्या है एंजॉय करने के लिए? कॉपी और कलम। कॉपी कलम लेकर के जितना मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट के लिए मेहनत करना है बच्चों, बस लास्ट क्षण बचा हुआ, मेहनत कर लीजिए।
और दबा के सेशन को शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, सबको जोड़िए, मन लगा के पढ़िए, अच्छा नंबर आता है आप हमसे संपर्क कीजिए, कुछ ना कुछ संस्था के द्वारा सम्मानित के लिए आपको जो है कि किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चों कायिक प्रबंधन। क्या समझेंगे? कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन में प्यारे बच्चों आपका पौधों में कायिक प्रबंधन, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग जिससे जड़, तना, पट्टी आदि उससे विलग और परिवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कायिक प्रबंधन कहते हैं। कुल मिलाकर के याद रखना है, कायिक प्रबंधन हम उसे कहते हैं जो नए पौधे का निर्माण करता है, ठीक ना। नए पौधे का निर्माण करता हुआ क्या कहलाता है? कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? दो भागों में बांटा गया, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम, दोनों के बारे में समझना है। प्राकृतिक कायिक प्रबंधन जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा संपन्न होता है। और कृत्रिम में क्या है? कृत्रिम कायिक प्रबंधन की सामान्य विधियां, विधि क्या है बच्चों? कलम द्वारा, रोपण द्वारा, दाब, कलम द्वारा आदि, ये सब के द्वारा कृत्रिम कहलाता है। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि प्यारे बच्चों कोई फूल का पेड़ है, जैसे कि मान लीजिए कि अरहुल, अरहुल, अरहुल फूल का मान लीजिए कि ये पेड़ है यहाँ पे, ठीक ना। ये क्या है? पेड़ है। मान लीजिए ये पेड़ है और यहाँ पे एकदम अच्छा सा फूल खिला हुआ है। यहाँ पे क्या है? अच्छा सा फूल खिला हुआ है, ठीक ना। ये सब में फूल खिला हुआ है। अब यहाँ पे करना क्या है कि अब जो डाली हल्का मोटा हो और कलम इसका आवश्यकता हो, तो क्या करते हैं उस डाली का गांठ, अगर यहाँ गांठ है और यहाँ गांठ है, तो ये दोनों गांठ का बीच का कवर, जो छिलका जिसको बोलते हैं, उसको चारों तरफ से उजाड़ देते हैं। उजाड़ने के बाद उसमें मिट्टी का लेपन करते हैं और उसको क्या करते हैं? पन्नी से ढक कर रखते हैं तब तक जब तक कि उसे नया जड़ का उत्पन्न ना हो जाए। और उसके लिए प्रतिदिन उसमें पानी का छिड़काव करते हैं। जब 1 महीना बाद इसको देखते हैं खोल करके, तो यहाँ से जड़ निकला हुआ रहता है। तो क्या करते हैं? ये डाली को यहाँ से काट करके उसको क्या करते हैं? रोप देते हैं जमीन में। तो वो रोपण विधि कहलाया। रोपते हैं तो इस पेड़ की अपेक्षा इस डाली का पेड़ जो बनेगा इतना लंबा नहीं बनेगा, वो छोटा पौधा बनेगा और इससे ज्यादा सुंदरता वो दिखेगा, बिल्कुल गोल आकार का रहेगा। वो कहलाता है कृत्रिम। वो कहलाता है कृत्रिम। अब प्राकृतिक क्या होता है? वो लंबा रहेगा, पूरा बड़ा होगा और उसका गोलाई पूरा दूर तक गोला होगा, ठीक ना। लेकिन उसका सुंदरता से बढ़िया रहता है कृत्रिम वाला का। तो जो आपका ये कहलाता है कलम विधि। वो कौन सा विधि कहलाता है? कलम विधि। वही हुआ आपका कृत्रिम और ये कहलाया आपका प्राकृतिक। और ये जो कट करके लगेगा वो कहलाएगा कृत्रिम। तो ये समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए इस तरह का कायिक प्रबंधन ऑर्किड, अंगूर, गुलाब, सजावटी पौधों सामान्यता होता है। ये सब पौधों में भी किया जाता है, आम का भी पेड़ में किया जाता है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल करना है प्यारे बच्चों, तो बागवान में जाइए, वहां पे आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग उत्तक संवर्धन। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? उत्तक संवर्धन के बारे में बच्चे पढ़ेंगे। इस प्रकार के कृत्रिम कायिक प्रबंधन में स्वस्थ वांछित पौधों से उत्तक का एक छोटा तुलदा काटकर ले लिया जाता है। इसे किसी बर्तन में रखे पोषक पदार्थ के घोल में रखा जाता है। बाद में यह पिंड बन जाता है जिसे कैलस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। बच्चों लिखने की आवश्यकता ये सब नहीं है, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को क्लिक कर आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।
ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब पुनः इससे आप रिवीजन करते रहिएगा, एग्जाम में बहुत फायदेमंद होगा प्यारे बच्चों। लिखने का जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है। उत्तक प्रबंधन कायिक प्रबंधन का आधुनिक विधि है, आधुनिक विधि है। इस विधि से अनेक पौधों जैसे गुलदाउदी, शतावरी, ऑर्किड आदि में नए पौधे पैदा किए जाते हैं। ये सब बात याद रखना है, ठीक ना। इस विधि से तैयार किए गए पौधों को एक पूर्वज या क्लोन कहा जाता है, एक पूर्वज या क्लोन कहा जाता है। अब लैंगिक जनन के बारे में आ जाइए बच्चों। खुश हो गए ना, हम जानते थे आप खुश होइएगा, क्यों नहीं होइएगा, क्योंकि आपको लैंगिक जनन बिल्कुल समझ में आता है। और लैंगिक में क्या समझ में आएगा, मुकुलन, बहुखंडन, पुनर्जनन, बहु, ये सब माथा का दर्द होता है बच्चों के लिए। दर्द नहीं समझना है बच्चों, क्योंकि वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 2-3 नंबर का, उसको भी पढ़ना है। लैंगिक तो पढ़ना ही है बच्चों। चलिए लैंगिक पढ़ेंगे हम लोग प्यारे बच्चों। पहले पानी पी लेते हैं। चलिए देखिएगा, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन को 2 भागों में बांटा गया, ये तो हम लोग जान ही गए थे। जनन का वह विधि जिसके द्वारा विभिन्न लिंग अर्थात नर मादा का भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। कुल मिलाकर के बच्चों याद रखना, ये रामायण याद रखने का जरूरत ही नहीं है। याद रखना है, नर और मादा के निषेचन क्रिया को या शारीरिक क्रिया को ही लैंगिक कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे समझेंगे नर युग्मक, क्या समझेंगे, नर युग्मक। नर युग्मक में हमेशा पाया जाता है शुक्राणु। क्या पाया जाता है बच्चों, शुक्राणु। शुक्राणु को ही बोलते हैं स्पर्म, क्या बोलते हैं, स्पर्म। अब मादा युग्मक में पाया जाता है अंडाणु। मादा युग्मक में क्या पाया जाता है बच्चों, अंडाणु। अंडाणु को ही बोलते हैं ओवम। अब थोड़ा सा समझिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ये है आपका गुणसूत्र। अब इसका अनेक नाम है, गुणसूत्र का अनेक नाम है, सबको याद रख लीजिएगा, अनेक नाम है। अब क्या क्या नाम है इसको समझिएगा। शुक्राणु, शुक्रद्रव, क्रोमोसोम, क्रोमोजोम, वीर्य, ये सब जो है कि आदि, ये सब जो है कि गुणसूत्र का ही नाम है, जो संबंधित है किससे प्यारे बच्चों, नर युग्मक से संबंधित है। और शुक्राणु की संख्या याद रखिएगा 46। शुक्राणु की संख्या कितना होता है प्यारे बच्चों, 46 होता है। अगर जोरा में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 23। जोरा में पूछेगा तो याद रखिएगा 23। ये सब बात याद रखिएगा। पुरुष में पाया जाता है शुक्राणु और महिला में पाया जाता है अंडाणु। अंडाणु को ही बोलते हैं ओवम और शुक्राणु को बोलते हैं स्पर्म। ये सब बात को याद रखना है। अन्य नाम भी यहाँ पे हम लिख दिए हैं। और जितने भी प्राणी होते हैं सभी में बच्चों शुक्राणु पाया जाता है। तो 2 याद रखिएगा, 2-3 याद रखना अनिवार्य है एग्जाम के लिए से। अब जैसे कि कभी कभी पूछ देता है मनुष्य के बारे में, तो मनुष्य के बारे में अभी हम बता ही दिए, मनुष्य में पाया जाता है कितना, 46। और सबसे कम गुणसूत्र किस में पाया जाता है, तो एस्केरिस में पाया जाता है, एस्केरिस में पाया जाता है। तो एस्केरिस में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 2 होता है। और सबसे ज्यादा, ये कम है और ज्यादा में हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा टेरिडोकाइट्स। टेरिडोकाइट्स टेरिडोकाइट्स में होता है 1300 से 1600।
1300 से 1600। सबसे ज्यादा गुणसूत्र उसी में पाया जाता है। चूहा में भी पाया जाता है, चूहा में 40 पाया जाता है, चूहा 40। कबूतर में 80 पाया जाता है। तो बहुत सारा जो है कि जितना भी कुल मिलाकर के समझिए, जितना प्राणी है सभी में गुणसूत्र प्यारे बच्चों पाया जाता है। एक क्लास आपके लिए लेकर के आएंगे, सिर्फ और सिर्फ गुणसूत्र से संबंधित रहेगा। सभी प्राणी का गुणसूत्र हम बता देंगे, घबराने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि नर युग्मक आकार में छोटा एवं, जबकि मादा युग्मक में आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। नर युग्मक में आकार क्या होता है, छोटा होता है, और मादा युग्मक में आकार क्या होता है, बड़ा होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलग्न निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। वो जो शारीरिक संबंध है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप युग्मक या जायगोटा का निर्माण होता है। युग्मक या युग्मनज या जायगोटा का निर्माण होता है। जायगोटा विभाजित, विकसित एवं विभेदित होकर वयस्क जीव का निर्माण करता है। वयस्क जीव का क्या करता है बच्चों, निर्माण करता है। ये सब बात को याद रखना है। और साथ ही साथ एक और चीज हम बता देते हैं बच्चों, ये हो गया आपका स्त्री और ये हो गया आपका पुरुष। स्त्री में हमेशा एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुष में एक्स वाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से ये समझने का बात है, जब स्त्री का गुणसूत्र एक्स और पुरुष का गुणसूत्र एक्स आएगा, मतलब कि शारीरिक संबंध होकर निषेचन होगा, तो यहाँ पे जो है कि बच्चा का जन्म होगा, बच्चा का जन्म पुत्री, क्या होगा, पुत्री होगा। जब स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स गुणसूत्र आपस में मिलन होगा तो बच्चे का निर्माण होगा जो कहलाएगा पुत्री। अब देखिएगा, जब स्त्री का गुणसूत्र एक्स और पुरुष का गुणसूत्र वाई, पुरुष का गुणसूत्र वाई का निषेचन होगा तो यहाँ पर बच्चे का जो जन्म होगा वो होगा आपका पुत्र। वो क्या हो जाएगा, पुत्र। बच्चे का जन्म वो रहेगा आपका पुत्र। ये बात को प्यारे बच्चों याद रखिएगा। एक्स और वाई मिलन होगा तो पुत्र, और एक्स और एक्स का मिलन होगा तो पुत्री। तो ये क्लियर आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, तो इसलिए ध्यान में रखना है। और स्त्री में हमेशा एक्स एक्स गुणसूत्र कांस्टेंट रहता है, ये बदलता कभी नहीं है। परंतु पुरुष का गुणसूत्र हमेशा बदलता है, कभी एक्स में कभी वाई में। तो कुल मिलाकर के दिमाग में ये रखना है कि पुत्र और पुत्री संबंधित रहेगा हमेशा पुरुष के गुणसूत्र से ही, क्योंकि पुरुष के गुणसूत्र से ही रिलेटेड है पुत्र और पुत्री होने के लिए से। ये कांस्टेंट है स्त्री का गुणसूत्र। तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। ग्रामीण क्षेत्र में बोला जाता है कि ये जो है कि महिला बार बार बच्चे जो जन्म देती है वो पुत्री है, तो इसमें गड़बड़ी है। ये सब गड़बड़ी उसमें नहीं है। गड़बड़ी कुल मिलाकर के समझेंगे पुरुष में है, क्योंकि इसके ऊपर ही निर्भर करता है कि कौन सा गुणसूत्र बाहर आ रहा है। एक्स अगर आ रहा है तो प्रेम से जान जाइए पुत्री होगा, वाई अगर आ रहा है तो जान जाइए पुत्र होगा। तो अब आप लोग क्लियर समझ गए, कहीं घबराने का जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम मात्र और मात्र एक पाया जाता है। कितना होता है, एक होता है। लेकिन कुल मिलाकर के जानते हैं कितना है हम लोग, 46 होता है क्रोमोसोम, जिसमें कि 45 46 जो होता है आपका, वो भी आप क्लियर समझ जाइएगा बच्चों। स्त्री में 23 और पुरुष में भी 23, दोनों मिलाकर के होता है 46, जिसमें सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, एक होता है। तो ये बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा।
लिंग के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया। लिंग के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया बच्चों? दो भागों में बांटा गया, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी और द्विलिंगी। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं बच्चों एक लिंगी के बारे में। एक लिंगी में क्या कर रहा है? जब नर या मादा लिंग अलग अलग वैशिष्टियों में पाए जाते हैं तब ऐसे जीव एक लिंगी कहलाते हैं। जैसे पपीता, तरबूज, मनुष्य, घोड़ा, बंदर, कबूतर, मछली, मेढक, ये सब कौन सा कैटेगरी में आते हैं? एक लिंगी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा विकल्प संबंधित है एक लिंगी से? तो एक लिंगी हम लोग को पता चल गया कि तरबूज, मनुष्य, घोड़ा, बंदर ये सब क्या है? एक लिंगी है। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है नर। मतलब कुल मिलाकर के समझिए नर में शुक्राणु और अंडाणु पाया जाता है किसमें? मादा में। शुक्राणु को स्पर्म कहते हैं, अंडाणु को क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? मादा कहते हैं, भूलना नहीं है। द्विलिंगी, द्विलिंगी के बारे में समझिए। जब नर और मादा लिंग एक ही वैशिष्ट में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं, कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। जैसे द्विलिंगी या उभयलिंगी का उदाहरण क्या आपका? सरसों, गुड़हल, केचुआ, कृमि, हाइड्रा, ये सब क्या है? द्विलिंगी है। ये क्या है? द्विलिंगी है प्यारे बच्चों। अब पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पी पौधों में क्या है? लैंगिक जनन। चलिए इसके बारे में समझेंगे। लैंगिक जनन के लिए पुष्पी पौधों में फूल या पुष्प ही वास्तविक जनन भाग होता है, क्योंकि इनमें जनन अंग उपस्थित होते हैं जो जनन क्रिया के लिए आवश्यक है। अब क्या आवश्यक है प्यारे बच्चों? पुष्प एवं इसके जनन भाग सामान्यतः फूल एक डंडल के द्वारा तने से जुड़ा रहता है, मतलब जुड़ा रहता है, जिसे वृंत कहते हैं। अभी कुछ देर पहले आपको बच्चों समझाए थे प्राकृतिक और कृत्रिम के बारे में फिगर के साथ, जस्ट लाइक दिस रिप्रेजेंटिंग बाय वृंत। तो ये चीज हमको क्लियर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए कि सर समझ में नहीं आया। पुनः आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, पुनः क्लास को लेकर के आया जाएगा शॉर्ट में। चलिए, एक सामान्य पुष्प के चार भाग होते हैं। एक सामान्य पुष्प के कितने भाग होते हैं प्यारे बच्चों? तो चार भाग होते हैं। तो कौन कौन से? बाह्य दलन पुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। यहाँ पे पुमंग और जयांग वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। पुमंग और जयांग बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसके बारे में बढ़िया से समझना है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है, ध्यान रहे। पहले आप जो है बाह्य दलन पुंज के बारे में समझ लीजिए। चलिए, बाह्य दलन पुंज और दल पुंज को सहायक अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक अंग कहते हैं। पुमंग और जायांग को आवश्यक अंग कहते हैं। सहायक अंग फूलों को आकर्षक बनाने के साथ आवश्यक अंगों की रक्षा भी करते हैं। आवश्यक अंग जनन का कार्य करता है। सारा लाइन क्लियर है बच्चों, एक बार में आपको समझ में आएगा। बार बार बोलते हैं, आपको लिखने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। पुनः उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं और टेलीग्राम का लिंक को क्लिक कर टेलीग्राम से जुड़ जाएं और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। आप पीडीएफ वहां पे प्रतिदिन शेयर किया जाता है आप लोग के लिए से। जब फूल में सिर्फ पुमंग या जयांग रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब फूल में सिर्फ पुमंग या जयांग रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। पुमंग और जयांग रहेगा तो वो कहलाएगा क्या? एक लिंगी कहलाएगा। एक लिंगी कहलाएगा। एवं दोनों की उपस्थिति होने पर उन्हें क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। अर्थात पुमंग और जयांग दोनों उपस्थित रहेगा तो वो वहां पे कहलाएगा उभयलिंगी, जो संबंधित है किससे?
एक लिंगी से है। चलिए आगे देखिए। पुमंग, पुमंग के बारे में थोड़ा चलिए समझते हैं बच्चों। यह पुष्प का नर भाग है, इसमें कई लंबी लंबी रचनाएं होती है जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। अब देखिएगा, प्रत्येक पुंकेसर के दो मुख्य भाग होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं बच्चों? दो भाग होते हैं। एक है आपका तंतु, दूसरा है परागकोश। तो तंतु में क्या आता है? जो लचीला, पतला, लंबा तथा डोरे के समान होता है वह पुष्पासन से जुड़ा रहता है, जो कहलाता है आपका क्या? तंतु। अब परागकोश में क्या है? इसमें पीले रंग का कण पाया जाता है जिसे परागकण कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। इस तरह से अगर लाइन बाय लाइन और संक्षेप में समझिएगा तो आपको विस्तार लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और क्लियर समझ में आएगा प्यारे बच्चों। जायांग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जायांग में क्या है बच्चों? यह पुष्प का नर भाग या स्त्री केसर का बना होता है। स्त्री केसर में तीन भाग होते हैं। स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। पहला आपका अंडाशय है, दूसरा आपका वर्तिका है, तीसरा है वर्तिकाग्र है। ये तीनों में हम लोग को समझना है। अंडाशय के बारे में पहले समझ लेते हैं बच्चों। यह स्त्री केसर का, और कुल मिलाकर के बच्चों समझेंगे ये फूल से रिलेटेड बात है। ये किससे रिलेटेड है? फूल से। एक फिगर आपके बीच लेकर के आएंगे प्यारे बच्चों शॉर्ट में, और शॉर्ट वो वीडियो रहेगा उसमें पूरा बढ़िया से एक एक चीज समझा देंगे। वर्तिका कहाँ है, वर्तिकाग्र कहाँ है, पुंकेसर कहाँ है, पुष्पासन कहाँ है, तना कहाँ है, पूरा क्लियर आपको समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। अंडाणु कहाँ है, सबके बारे में समझाएंगे बच्चों। फिलहाल अभी वन लाइनर देख लीजिएगा आप लोग। यह स्त्री केसर का आधारीय भाग है जो पुष्पासन से जुड़ा रहता है। अंडाशय के भीतर बीजांड रहते हैं। अंडाशय के भीतर क्या रहते हैं? बीजांड रहते हैं। अब भीतर बीजांड रहते हैं। भ्रूण कोश होता है जिसमें अंडाणु होता है। भ्रूण कोश के अंदर में क्या रहता है? अंडाणु रहता है। वर्तिका, अंडाशय में एक पतली वृंत जैसी रचना होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? वर्तिका कहते हैं। और वर्तिकाग्र में समझिएगा, वर्तिका के शिखर पर फूली हुई छोटी चिपटी एवं चिपचिपी रचना होती है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। तो कुल मिलाकर के समझ जाएंगे अंडाशय के बारे में, वर्तिका के बारे में, वर्तिकाग्र के बारे में, पुष्पासन के बारे में। ये सब जो है कि मस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको समझना है बच्चों। नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, पुनः आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आएंगे जो संबंधित रहेगा आपका फूल से। बहुत जल्दी वो देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। और अभी तक आप लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए, ताकि जितना वीडियो मेरे द्वारा बनाया जाता है वो आप तक पहुंच सके। चलिए आगे हम लोग समझेंगे परागन के बारे में। परागकणों के परागकोश से निकलकर, परागकणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया। इसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। अब कौन कौन सा भाग है देखिए, स्वपरागन और पर परागन। यहाँ पे क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट है परागन के बारे में। ये याद रखिएगा कि परागन को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो स्वपरागन और पर परागन। पूछेगा एग्जाम में कि स्वपरागन और पर परागन में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन फिक्स रहता है पूछने का। एग्जाम में आपको 2 नंबर का ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आंसर को प्रेम से लिख दीजिएगा। स्वपरागन और पर परागन में अंतर निम्न है। और एक तरफ भारत बना दीजिएगा, एक तरफ पाकिस्तान बना दीजिएगा, और बीच में बॉर्डर दे दीजिएगा। एक तरफ लिख दीजिएगा स्वपरागन, दूसरे तरफ लिख दीजिएगा परागन, पर परागन या परागन। और लिख करके
सारा आंसर को लिख दीजिएगा, आपको एग्जाम में 2 नंबर मिलेगा बच्चों। अब यहाँ पे समझिएगा स्वपरागन में क्या क्या है। जब एक ही पुष्प के परागकण जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो तो इसे स्वपरागन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपरागन कहते हैं। अब पर परागन में क्या है बच्चों? जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हो, इसे पर परागन कहा जाता है। इसके लिए किसी बाहरी कारक जैसे कीट, पक्षी, मनुष्य आदि ये सब की आवश्यकता होती है। ये सब का क्या होता है? आवश्यकता, जो संबंधित है किससे? पर परागन से बच्चों। तो ये सब बात याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से 2 नंबर का मिलेगा। निषेचन, चलिए निषेचन के बारे में समझते हैं बच्चों। नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन को निषेचन कहा जाता है। कुछ देर पहले समझे भी थे। पादप में निषेचन की क्रिया बीजांड के भीतर होता है। पादप में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? बीजांड के भीतर होती है। मनुष्य का प्रजनन तंत्र। मनुष्य एकलिंगी प्राणी है। मनुष्य क्या है बच्चों? एकलिंगी प्राणी है, अर्थात नर जनन अंग, मादा जनन अंग अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं। इन्हीं जनन अंगों के आधार पर मनुष्य पुरुष या नारी कहलाता है। कुल मिलाकर के ये बात याद रखना है बच्चों, मनुष्य एकलिंगी प्राणी है। मनुष्य क्या है? एकलिंगी प्राणी है। बस ये याद रखना, डिटेल अभी बता ही दिए थे। मानव जन्मांग साधारणतः लगभग 12 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है बच्चों। अपने पे लेकर के पढ़िएगा और अपने आप को ढाल लीजिएगा इस सेशन में, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। अब जो परिवर्तन हो रहा है, आप समझिए कि आपके शरीर में ही ये सब परिवर्तन हो रहा है, क्लियर समझ में आएगा। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। यह अवस्था किशोरावस्था कहलाता है। यह कौन सा अवस्था कहलाता है बच्चों? किशोरावस्था कहलाता है। अब क्या क्या परिवर्तन होता है वो समझेंगे। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन जैसे कांख, दोनों जंघाओं के बीच तथा बाह्य जनन अंग के समीप बाल आने लगते हैं। त्वचा कुछ तैलीय होने लगती है। चेहरे पर फुंसियां का निकलना प्रारंभ हो जाता है। ये लिंग व्यक्तियों के प्रति आकर्षण उत्पन्न करते हैं। ये अपने पे लेकर के पढ़िएगा तो कुल मिलाकर के बढ़िया से समझ में आएगा। इस अवस्था में किशोर बालिकाओं के स्तनों में उभार आने लगता है। स्तन के केंद्र में स्थित स्तनाग्र के चरों ओर की त्वचा का रंग गाढ़ा होने लगता है। मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। ये सब बात याद रखिएगा, संबंधित है लड़की से, बालिका से। किशोर बालक में मूछ और दाढ़ी का उगना प्रारंभ हो जाता है। वृषण में नर युग्मक शुक्राणु, तो नर में शुक्राणु होता है प्यारे बच्चों, बनने लगते हैं और नर मैथुन अंग शीशन के आकार में वृद्धि होने लगते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था यौवनारंभ कहलाता है। यौवनारंभ के समय शरीर में होने वाले परिवर्तन अंततः स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के प्रभाव पर होता है। कुल मिलाकर के समझेंगे प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन को नर जनन अंग। चलिए थोड़ा नर जनन अंग के बारे में जानते हैं बच्चों, अभी तुरंत देख भी लिए थे। नर जनन अंग में 2 वृषण, कई शुक्र अपवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, शीशन एवं कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती है। फिगर में आपको समझाए हुए थे प्यारे बच्चों, फिगर अगर देखिएगा तो देख लीजिए।
देखिए ये है आपका नर का फिगर। यहाँ पे पूर्ण रूप से फिगर को देख लेंगे बच्चों। फिगर के बारे में यहाँ पे डिक्लेरेशन समझा भी दिए हुए हैं, इसको समझ लीजिएगा। विस्तार क्लास लेकर के आएंगे। फिलहाल अभी हम लोग को थ्योरी का भरप करना है प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ लिए थे, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, वृषण वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है, क्योंकि नर युग्मक शुक्राणु इसी में बनता है। मतलब कि वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। प्रत्येक वृषण में दो अंडाकार वृषण होते हैं, जो दोनों जंघाओं के बीच त्वचा तथा पेशियों से बनी एक थैली में स्थित होते हैं। इस थैली को वृषण वृषण कोश भी कहते हैं। इस थैली को क्या कहते हैं? वृषण कोश भी कहते हैं। प्रत्येक वृषण ऊपर से तंतुमय संयोजी ऊतक के एक आवरण से ढका होता है। अब प्रत्येक वृषण में कई कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? शुक्र जनन नलिका भी कहते हैं। नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण या विकास होता है। चलिए, अधिवृषण। अधिवृषण वाहिनी एक लंबी नलिका है, जो अत्यधिक कुंडलित और काशी हुई नलिका के रूप में वृषण के भीतर किनारों से चिपकी होती है। इस रचना को अधिवृषण कहते हैं। इस रचना को क्या कहते हैं बच्चों? अधिवृषण कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक नोट लिखा हुआ है। अधिवृषण से एक शुक्रवाहिका का या शुक्रवाहिका नामक नलिका निकलती है। शुक्रवाहिका नामक नलिका निकलती है। अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन के योग्य बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? योग्य बनते हैं। शुक्रवाहिका क्या है बच्चों? यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। इसकी दीवार मांसल और संकुचनशील होती है। और शुक्रवाहिका आगे मूत्राशय तक जाती है। ये सब फिगर में बच्चों समझाया गया है, फिगर को बढ़िया से देख लीजिएगा। और शुक्रवाहिका शुक्राशय की नलिका से जुड़कर एक स्खलन नली का निर्माण करता है। एक स्खलन नली का क्या करता है? निर्माण करता है। फिगर में कुल मिलाकर के विस्तार पूर्वक बताया गया है, घबराने का जरूरत नहीं है। स्खलन नली। स्खलन नलिकाएं एक पुरस्थ ग्रंथि है। वह क्या है? पुरस्थ ग्रंथि है। पुरस्थ ग्रंथि में दोनों नलियाएं मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़कर मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है प्यारे बच्चों? मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। मूत्र मार्ग इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। यह एक लंबी मांसल नली है। इसमें दो सहायक ग्रंथियां होती है, जो संबंधित है आपका पुरस्थ ग्रंथि तथा कॉपर ग्रंथि की नलिकाएं भी खुलती है। यहाँ पे कॉपर ग्रंथि की भी नलिकाएं खुलती है बच्चों। अब मूत्र मार्ग सीसन के मध्य से होता हुआ मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। जनन छिद्र द्वारा क्या होता है? बाहर खुलता है। अब मूत्र मार्ग से होकर मूत्र तथा वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं। मतलब यहाँ से सीसन जो होता है, वहां पे मूत्र भी बाहर आता है और वीर्य भी बाहर होता है, जिसे हम कहते हैं शुक्राणु। दोनों बाहर सीसन द्वारा होता है। चलिए, पुरस्थ ग्रंथि के बारे में थोड़ा समझते हैं बच्चों। पुरस्थ ग्रंथि में क्या? यह मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि होती है। पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव्य स्रावित होता है। अपुरस्थ द्रव्य शुक्राणु द्रव्य तथा शुक्राशय द्रव्य मिलकर वीर्य बनाते हैं। ये सब क्लियर समझा दिए बच्चों। पुरस्थ द्रव के कारण ही वीर्य में विशेष गंध होती है। वीर्य में विशेष गंध होती है और वह चिपचिपा भी होता है। पुरस्थ द्रव शुक्राणुओं को उत्तेजित करता है। शुक्राणुओं को क्या करता है बच्चों? उत्तेजित करता है। कॉपर ग्रंथि किसे कहते हैं?
इसको कहते हैं पुरस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे एक जोड़ी छोटी कॉपर ग्रंथियां होती है। यह ग्रंथि एक क्षारीय द्रव स्रावित करती है जो मूत्र मार्ग की दीवार को मूत्र के द्वारा उत्पन्न खुजलाहट और जलन से बचाता है। मैथुन के समय यह द्रव मादा की योनि की अम्लीयता को नष्ट करता है, हाय तथा शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने में सहयोग करता है। प्यारे बच्चों, शीशन, थोड़ा शीशन के बारे में समझ लीजिए। शीशन क्या है? यह एक मांसल बेलनाकार रचना है जो पुरुष का मैथुन अंग है। शीशन का शिखर भाग ग्लांस कहलाता है। ये बात को याद रखिएगा प्यारे बच्चों। शीशन का शिखर भाग क्या कहलाता है बच्चों? ग्लांस कहलाता है। ग्लांस के ऊपर त्वचा का एक ढीला आवरण प्रीप्यूस प्रीप्यूस कहलाता है, प्रीप्यूस कहलाता है। शीशन का कार्य निषेचन के लिए शुक्राणुओं को स्त्री के योनि में पहुंचाना होता है। शुक्राणु, शुक्राणु सूक्ष्म सक्रिय एक गुण कोशिकाएं हैं जिनका विकास वृषण की शुक्रजनन नलिकाओं में होता है। ये नर युग्मक कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों? नर युग्मक कहलाता है। ये सब बात को बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे बच्चों, घबराने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। आज थ्योरी आप लोग का कवर अप करवा देंगे प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है। आप जब थ्योरी कवर अप हो जाएगा तो आप पूरा मेहनत से इसको कवर अप कीजिएगा। उसके बाद इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को आपको मिलेगा जो क्लास में लेकर के आएंगे बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं है। मादा जननांग के बारे में चलिए थोड़ा समझते हैं। मादा जननांग में निम्नलिखित रचनाएं पाई जाती है, जैसे अंडाशय, फैलोपियन नलिकाएं, गर्भाशय, योनि वल्वा। अब देखिए ये सब आपको समझा चुके हैं, थोड़ा सा फिगर भी देख लीजिएगा। चलिए देखिएगा बच्चों, अब इस फिगर में आपको थोड़ा सा समझना ये है। अब देखिए अंडाशय, स्त्री के शरीर में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 2 होती है। और प्रत्येक मासिक वर्ष मासिक चक्र में एक खुलता है और दूसरा क्या होता है? बंद होता है। और ये 28 दिन का चक्र होता है। ये कितने दिन का मासिक चक्र होता है? 28 दिन का होता है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय कहते हैं। एक ये खुला हुआ अंडाशय है और ये बंद अंडाशय है। अगर पहला महीना खुला हुआ अंडाशय रहेगा तो दूसरा महीना ये आपका खुल जाएगा, तो ये आपका अंडाशय है। आप समझिएगा। और ये क्या है बच्चों? आपका योनि है। और ये आपका क्या है? आपका ग्रीवा है। ये क्या है? आपका ग्रीवा है। और ये आपका जो है कि मायोमेट्रियम है। और ये आपका जो अंदर का हिस्सा है ये अंतः गर्भाशय है। और ये जो पाइप है जो दिख रहा है आपको बच्चों, इसको कहते हैं गर्भाशय नली। इसको क्या कहते हैं? गर्भाशय नली। और ये ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा को बोलते हैं फंडस। और ये बीच का हिस्सा है, इसको बोलते हैं गर्भाशय। इसको क्या कहते हैं? गर्भाशय। और ये खुला हुआ आचरण को बोलते हैं अंडवाहिका। इसको क्या कहते हैं बच्चों? अंडवाहिका। ये है आपका स्त्री का मादा जनन का भाग, जो फिगर को इस तरह से आपको बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है आपका गर्भाशय। गर्भाशय के बारे में थोड़ा समझ लीजिए बच्चों। यह मोटी दीवार वाली पेशीय थैली के समान रचना है जो मूत्राशय तथा मलाशय के बीच श्रोणि गुहा में स्थित होती है। गर्भाशय की गुहा में ही भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय की गुहा में किसका विकास होता है बच्चों? तो भ्रूण का विकास होता है। इसकी गुहा सामान्य स्थिति में
7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है, परंतु भ्रूण के विकास के समय यह बढ़ जाता है। भ्रूण का जब विकास होने लगता है, इसका लंबाई क्या होता है बच्चों? बढ़ जाता है। अब गर्भाशय का निचला भाग ग्रीवा कहलाता है, और ग्रीवा के नीचे की ओर योनि होता है। ग्रीवा के नीचे की ओर क्या होता है? योनि रहता है, जो वो खुल जाता है। वो क्या होता है बच्चों? खुल जाता है। यह एक पेशीय नली के सामान्य रचना है, जो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। 7 से 10 सेंटीमीटर क्या होती है बच्चों? लंबी होती है। इसकी दीवार पेशी तथा तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है। यह बाहर की ओर एक छिद्र वलय के दीवार द्वारा खुलता है। वल्लवा एक पतली झिल्ली से ढकी होती है, जो हाइमेन कहलाती है। वह क्या कहलाती है? हाइमेन कहलाती है। योनि संभोग या मैथुन के समय नर के शीशन को ग्रहण करती है, जिससे स्खलित वीर्य मादा जननांग के अंदर पहुंचते हैं। कहाँ जाते हैं? अंदर जाते हैं। और जन्म के समय शिशु मूत्र मासिका स्रावित इसी के द्वारा बाहर निकलता है। मतलब मूत्राशय नली के द्वारा बच्चों का जन्म होता है। चलिए आगे थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। मासिक चक्र। स्त्रियों में यौवनारंभ सामान्यतः 10 से 12 वर्ष की आयु में होता है, अर्थात इस उम्र में नारी में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है तथा आंतरिक जननांगों में कुछ चक्रीय क्रियाएं भी होती है, जिसे मासिक चक्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? मासिक चक्र कहते हैं। मासिक चक्र का भी रजोधर्म भी नाम होता है, मासिक धर्म भी होता है, मासिक स्राव भी होता है। ये सारा नाम मासिक चक्र का ही है। यह चक्र 28 दिनों का होता है। यह चक्र कितने दिनों का होता है बच्चों? 28 दिनों का होता है। यह चक्र 28 दिनों तक चलता है। सामान्य स्थिति में प्रत्येक 28 दिन पर इसकी पुनरावृत्ति होती है। यह क्रिया पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, जो हार्मोन के प्रभाव में होता है। ये जो है कि हार्मोन के प्रभाव में होता है। मासिक चक्र के करीब 14वें दिन केवल एक परिपक्व अंडाशय से बाहर अंडोत्सर्ग निकलता है। 14वें दिन जो है कि यहाँ पे अंडाणु बाहर निकलता है। यहाँ पे शारीरिक संबंध होता है, तो बच्चों बच्चे का जन्म होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, यह अंडाणु फैलोपियन नलिकाओं में पहुंच जाता है। अंडोत्सर्ग के बाद फॉलिकल का बचा हुआ भाग पीले रंग का हो जाता है। अब इसे पित्तपिंड कहते हैं। अब इसे क्या कहते हैं बच्चों? पित्तपिंड कहते हैं। पित्तपिंड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे एक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। इस हार्मोन के प्रभाव से गर्भाशय की दीवार और मोटी हो जाती है। दीवार क्या हो जाती है बच्चों? मोटी हो जाती है। 36 घंटे के भीतर अगर यह अंडाणु शुक्राणु के द्वारा निषेचन नहीं होता है, तब यह नष्ट हो जाता है। 36 घंटे के अंदर अगर यह शुक्राणु निषेचन के द्वारा संपर्क नहीं होगा, तो वह क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। टूटी हुई नष्ट अंडाणु 2 सप्ताह 14 दिन बाद योनि के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं बच्चों मासिक चक्र कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? मासिक चक्र कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा बच्चों। यह स्राव करीब 3 से 5 दिनों में समाप्त हो जाता है। 3 से 5 दिन में क्या होता है? समाप्त हो जाता है। मासिक चक्र 3 से 5 दिन में क्या होता है बच्चों? समाप्त हो जाता है। अगर अंडाणु शुक्राणु से निषेचित होने में सफल हो जाता है, तब निषेचित अंडे का आगे विकास गर्भाशय में होने लगता है। गर्भाशय में क्या होता है? अंडे का विकास होने लगता है। गर्भाधान की पूर्ण अवधि में अंडाणु का भी निर्माण नहीं होता है। अंडाणु का निर्माण बिल्कुल नहीं होता है। स्त्रियों में 45 से 50 वर्ष की आयु में मासिक चक्र क्या हो जाता है बच्चों? बंद हो जाता है। उसके बाद मासिक चक्र
नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। लैंगिक जनन संचारित रोग, लैंगिक जनन संचारित रोग। अब थोड़ा रोग के बारे में जानिएगा। यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। अब जैसे में देखिएगा, ऐसे रोग कई तरह के रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होता है। अब ऐसे रोगाणु मनुष्य की योनि मूत्रामार्ग जैसे जननांगों या मुख गुदा में जैसे स्तनों के नाम पर उष्ण वातावरण में बढ़ते हैं। मनुष्य में होने वाले ऐसे प्रमुख रोग निम्न हैं। अब कौन कौन सा रोग होता है बच्चों, देखिएगा। बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया जनित रोग क्या क्या है? गोनोरिया, गोनोरिया रोग जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस रोग जो होता है किसके कारण से होता है? बैक्टीरिया से होता है। यूरेथाइटिस रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया से होता है। सर्विसाइटिस रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया से होता है। ये सारा जो है कि लैंगिक जनन के कारण ही होता है रोग बच्चों। लैंगिक जनन के कारण ही ये सब रोग होता है जो संबंधित है किससे? बैक्टीरिया से। इसलिए साफ सफाई पे ध्यान रखना होता है। और वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग क्या है? सर्विस कैंसर, सर्विकस कैंसर, हार्पिस, एड्स, ये सब जो है कि किसके कारण होता है बच्चों? वायरस के कारण से होता है। और एड्स रोग में एचआईवी रोग भी होता है। एड्स एचआईवी के कारण होने वाला रोग है। एड्स जो है कि एचआईवी के कारण होने वाला रोग है। अब प्रोटोजोआ में क्या है बच्चों? जनित रोग है जो ट्राइकोमोनो ट्राइको ट्राइकोमोनोमोनिएसिस ट्राइकोमोनोमोनिएसिस, ये सब जो है कि प्रोटोजोआ से संबंधित है। चलिए, उम्मीद है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा बच्चों। चलिए थोड़ा सा और है, ज्यादा क्लास लंबा नहीं है बच्चों। चलिए इसके बाद आपका जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग बच्चों। जनसंख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। अब जैसे परिवार नियोजन से जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। संतानोत्पत्ति निम्नलिखित उपायों से नियंत्रित की जा सकती है। अब कौन कौन से उपाय है देख लीजिएगा बच्चों। प्राकृतिक विधि, मासिक स्राव के 14वें दिन के समीप तथा उससे आगे के दिनों में संभोग से दूर रहा जाए तो अंडाणु का निषेचन नहीं होता है। अंडाणु का निषेचन क्या होता है? नहीं होता है। यांत्रिक विधि क्या है बच्चों? यांत्रिक विधि में पुरुष कॉन्डोम का उपयोग कर तथा स्त्री डायफ्राम, कॉपर टी तथा लूप जैसे परिवार नियोजनों के साधन को अपनाकर अंडाणु निषेचन पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये सब मेडिकल सुविधा है बच्चों, यहाँ से सरकार के द्वारा ये सब सुविधा दी गई है। अब रासायनिक विधि, रासायनिक विधि थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसे विधियों में विभिन्न रसायनों से निर्मित गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे गर्भ निरोधक क्रीम, जैसे गर्भ निरोधक क्रीम, गर्भ निरोधक गोलियां, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। सर्जिकल विधियां में जान ही रहे आप लोग बच्चों। सर्जिकल विधि में होता है, इसके अंतर्गत पुरुष नसबंदी, स्त्री नसबंदी किया जाता है, तब यहाँ पे बच्चों का जन्म नहीं होता है। चलिए ये था आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। पार्ट 2 को देखेंगे प्यारे बच्चों। पार्ट 2 के लिए थोड़ा सा इंतजार करना है, ज्यादा इंतजार नहीं करना है। देखिए पार्ट 2 आपका यहाँ पे लिखा हुआ इंतजार, तो इंतजार का सब्र मीठा होता है बच्चों। बहुत जल्दी पार्ट 2 के साथ हम लोग मिलेंगे और पार्ट 2 के लिए से थोड़ा सा इंतजार करना है। और आज का क्लास बच्चों यहाँ तक ही था। पुनः हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 के लिए इंतजार करना है। और क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को जोर शोर से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। बहुत मेहनत आप लोग के लिए किया जाता है और आप लोग भी मेहनत कीजिए और सर्टिफिकेट में 400 प्लस नंबर ला करके दिखाइए। मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों। आज के लिए धन्यवाद।